हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है हमारा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्वियस बात है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आपको याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हम ये पहले कब पढ़ चुके हैं और किस तरीके से हम इसको पढ़ चुके हैं। तो 50% इस चैप्टर का जो पोर्शन है वो हम पिछले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, तो क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। टर्म 2 में ये हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। याद है आपको? बिल्कुल, ये उसी चैप्टर से एक रिलेटेड टॉपिक है, उसी चैप्टर का एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक और देखिएगा कितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारे 10th क्लास के लिए। ठीक है, हालांकि ये बहुत सारी जगह आगे भी हमें काम आने वाला है, बट इस पर्टिकुलर क्लास के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो पहली क्लास में जब हमने पॉलिनोमियल में क्या क्या चीज़ देखी थी, भाई पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उसमें क्या होगा कि भाई हम बात करने वाले हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब उस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ x² + 2x + 4 = 0, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन हो गया हमारा। देखिए, तो यहाँ पर देखिए x एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी x ही वेरिएबल है हमारा। भले उसका जो पावर है वो अलग अलग है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x की वैल्यू अगर पता होगी तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इस चीज़ की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। पर अगर मेरा इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है तो यहाँ पर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दूसरा वेरिएबल जो है y यहाँ पर आ गया है, जिसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। हम सिर्फ बात करने वाले हैं एक ही वेरिएबल इक्वेशन की, क्योंकि इसी को ही पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल कहा जाएगा। यस, तो इस पूरे चैप्टर में हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो वन वेरिएबल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, पॉलिनोमियल में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है x+1, अगर ये कोई पॉलिनोमियल मैं लेता हूँ तो यहाँ पर इसे हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल। याद आया आपको? लीनियर पॉलिनोमियल, आप क्लास 9th की अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा पॉलिनोमियल्स। पहले ही चैप्टर में बिल्कुल ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है कि इसको हम लीनियर किस तरीके से बोलते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर x² + x + 1, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन है, इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन है जिसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यस और नो, ये हमने बात करी थी। अगर इसी प्रकार से कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है यहाँ पर x² + x + 1, इस तरीके से कोई क्यूबिक इक्वेशन आता है तो उसे क्या कहेंगे? हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा कि हमने ये इसको पॉलिनोमियल बताया। अब बात करते हैं कि इक्वेशन, अगर हमें इसे इक्वेशन बनाना है तो हम किस तरीके से इसे बता पाएंगे। ठीक है बच्चों, कभी भी अगर हमारा कोई इक्वेशन x² + bx + c के फॉर्म में अगर दिया रहता है, इक्वेशन कब होगा? जब हमें उससे किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तब वो कहलाएगा इक्वेशन। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर? ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने क्या किया है? 0 से कंपेयर करवाया है और इसे तब हमने नाम दिया है इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल पॉइंट होना ज़रूरी है किसी भी टर्म पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है? 2 है। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। समझ आ रही बात? पर्टिकुलरली हम इसे शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे तो भी यह चीज़ हमें चल जाएगी। यहाँ पर कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई डाउट है तो। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये सबसे बेसिक फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर ये 0 हो जाएगी तो हमारा ये वाला पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है, क्वाड्रेटिक नहीं रहा अब ये। ठीक है, तो a की वैल्यु कभी भी 0 नहीं हो सकती, b कैन बी इक्वल टू 0, c कैन बी इक्वल टू 0। उस पर्टिकुलर केस में ये क्या हो जाएगा, ax² इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। यहाँ पर एक टर्म है लेकिन स्टिल ये जो होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो हो यहाँ पर 2। ठीक है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है ये, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ आ गई आपको बात? ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर हाउ मैनी टर्म्स मैटर नहीं करता, एक टर्म भी बनाता है, 2 टर्म भी होगा, 3 टर्म भी होगा, 4 टर्म भी हो सकते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। बट 4 टर्म में हर बार ऐसा ही होगा कि वो जो होगा कोई 2 टर्म्स जो होंगे वो डिसॉल्विंग होंगे, मतलब एक दूसरे को वो मिक्स कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 4x² पर 4x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म्स है टोटल। लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, हमें इसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि x और x वाली जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये टर्म देखिए ये 1 हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर तरीके के वेरिएबल्स हैं जो कि ऐड हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसे ऐड किया और इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। तो यहाँ पर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगी एक वैल्यू, जो वैल्यू हो सकती है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 3। सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली है। कोई डाउट है? अब देखते हैं कि ये इक्वेशंस जो होते हैं ये बनते कैसे हैं। अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। सपोज आई हैव अ रेक्टेंगल विथ एरिया 14 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और वन साइड of the rectangle is 5 meter more than the other side। 5 मीटर मोर देन द अदर साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बोलना है कि भाई एक रेक्टेंगल है, ये इस तरीके से हमारे पास दे दिया रेक्टेंगल है कि नहीं, ये दिया रेक्टेंगल। अब बोल रहे हैं कि ये अगर एक मेरा साइड x है तो दूसरा जो है वो x प्लस 5 है, और इसका हमें दे दिया है एरिया जो कि होगा 14 मीटर स्क्वायर। तो देखेंगे तो एरिया किस तरीके से निकालते हैं भाई, दोनों लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं रेक्टेंगल के केस में। तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 14। यस और नो? देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अगर इस तरफ जाएगा तो ये उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया एक इक्वेशन। तो अगर मुझे पता करना है कि भाई ये साइड की जो वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये कितनी वैल्यू दी हुई है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं बच्चों? हम क्या करेंगे भाई, मिडिल पार्ट को स्प्लिट करेंगे। जैसे इक्वेशन था हमारा x² प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14
इज इक्वल टू 0, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यस डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स अगर मैं कॉमन निकाल दूँ इन दोनों में तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 7, और यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, -2 कॉमन निकालूंगा, ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये पूरे के पूरे टर्म में x प्लस 7 जो है वो कॉमन है, उसको छोड़ने के बाद अगर क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा भैया बताइए, या तो x प्लस 7 जो है वो 0 होगा या x माइनस 2 है वो 0 होगा। तो देखते हैं x विल बी इक्वल टू -7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो बताइए बच्चा ये x जो है वो क्या है हमारा, x इज़ अ लेंथ, यस लेंथ ऑफ वन साइड। तो एक साइड की लेंथ अगर मैं बात करूँ तो लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम इस पर्टिकुलर वैल्यू को इग्नोर कर देंगे इस पर्टिकुलर केस में, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। दूसरा साइड क्या था, x प्लस 5 था हमारा विच विल बी 7, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर करते हैं 2 और 7 का तो आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए मीटर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होती है वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशंस को, और हमें पता चल सकता है इस तरीके से कि ये जो हमने एरिया निकाला है वो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है। यहाँ जैसे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से अब हमें पहचानना है कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप उसको देखेंगे ताकि वो आप उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी सा पॉइंट था ये। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है। अगर हमारे पास क्या कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ टू नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हाउ टू नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। अब बनेगा देखेंगे, तो सबसे पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है हमारे पास, सबसे पहले पावर जो रहेगी वो पावर शुड बी होल नंबर, शुड बी होल नंबर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कवर किया था ये चीज़ कि हमारी पावर जो है वो होल नंबर भी होनी चाहिए। दूसरी बात, वन वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो वन वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। ये हो गया दूसरा पॉइंट इसका कि एक ही वेरिएबल में होगा। मैक्सिमम डिग्री जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है बच्चा, मैक्सिमम डिग्री कैन बी 2, उससे ज़्यादा डिग्री का वो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। मैक्सिमम डिग्री शुड बी 2 से ज़्यादा नहीं होगी कोई भी डिग्री, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा होती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो आपकी पर्टिकुलर बुक में दिए हुए हैं, और भी दूसरी जगह पर मैंने रिसर्च किया तो देखा कि वही उसी सिमिलर कैटेगरी में एग्जांपल दिए हुए थे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ x माइनस 2 की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये दिया हुआ है आपके पास ये इक्वेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे चेक करना है कि भाई वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट विल बी
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2ab। 2ab का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए बच्चा कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से हो सकता है, एक्स स्क्वेयर, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ट्रांसपोज करने वैल्यूज़ को इस तरफ, माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है इससे, 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए, a की वैल्यू तो यहाँ पर हो गई 1, b की वैल्यू यहाँ पर की वैल्यू -6 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो ये ओवरऑल अगर मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ -6 लिख सकता हूँ ना। कोई फ़र्क आएगा क्या इससे, में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8। तो इस तरीके से ये हमने किया कंपेयर और हमने लिखी है वैल्यू सारी की सारी यहाँ पर नोट डाउन करके। तो इस तरीके से हो गया ये एक हमारा एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम किस तरीके से आपकी बुक में इसने सॉल्व किया है। x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 विल बी इक्वल टू x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 2। तो ये इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, हमें देखेंगे किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 विल बी इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक्स प्लस 12 विल बी द रिमेनिंग पार्ट। तो बच्चा क्या है, हम इससे इसको यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं क्या। देखिए अगेन यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा केस आया कि ए की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाती है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रही है बात, ये चीज़ को हम इस तरीके से बोलेंगे। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से ये क्वाड्रेटिक नहीं है। थर्ड पॉइंट लेते हैं, देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता भाई हमसे। The question is as x 2x plus 3 is equal to x square plus 1। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो अगर फिर से मैं ब्रैकेट खोलूँगा, 2x स्क्वेयर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस -1, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप फिर से कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू को मैं डायरेक्टली लिखूँगा 1, b की वैल्यू में लिखूँगा 3 और c की वैल्यू में लिखूँगा -1। क्लियर है यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर बहुत ईजी सा पॉइंट दिया हुआ था, इस चीज़ को हम इस तरीके से बता सकते हैं। लास्ट देखिए, आप कभी भी पावर देख के डरिएगा नहीं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें होती हैं, बस हमें सॉल्व करके बताना है कि किस तरीके से हमें जो प्रोसेस पता है हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, बस ये कुछ नहीं है। यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये हो गई यहाँ पर बात। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हमें बताई गई है वो किस तरीके से है कि देखिए a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा प्लस
3a² b 3x² 2, तो 6x² हो जाएगा बच्चा, यस, प्लस 3b² a, तो 3 इंटू बी का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू x³ - 4, यस और नो। जब हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो हमें लास्ट में, एट द लास्ट जो हमें मिलने वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी, मैं डायरेक्टली आपको लिख के बता देता हूँ, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करके देख लेंगे। दैट विल बी 6x² प्लस 12x प्लस 12। देखिए ये तो यहाँ पर हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, बट हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 6 कॉमन निकाल दूँ पूरे इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये इक्वेशन इस तरीके से हो गया। अब ये 6 को अगर मैं इधर लेकर जाऊँगा तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 6 विल बी 0, ठीक है। तो लास्ट में जो हमारा इक्वेशन बचने वाला है वो क्या बचेगा बच्चा, x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई 2। इस तरीके से ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्यूबिक वैल्यू आ रही थी तो हमने उसे क्या किया, भाव नहीं दिया, और जिस तरीके से हमने ये चीज़ें सॉल्व करके दिखाई है। तो डरना नहीं है, आपको पहले सॉल्व करके देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। जैसे कि एक एग्जांपल आपकी RD शर्मा बुक का है, जो कि है x प्लस 1/x इज इक्वल टू x²। बताइए दिस इज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। देखेंगे तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ पहले। ये हो जाएगा x² प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू x²। x² प्लस 1 इज इक्वल टू x³। ये हो गया मेरा x³ माइनस x² माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए मैक्सिमम पावर, मैंने बताया था ना, मैक्सिमम पावर जो हो सकती है वो x में कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो दिस विल बी नॉट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ रही है बात, बहुत ही आसान है ये चीज़। तो हमें देखना है, बस चेक करना है कि क्यूबिक तो नहीं आ रहा है या कुछ और अदर रूट्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, वो एग्जांपल इस तरीके से है कि 3x² माइनस 2√x प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये x की पावर ये क्या हो जाएगी भैया, 3x² माइनस 2x की पावर 1/2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, पावर इज नॉट अ होल नंबर, तो यहाँ पर भी ये नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये बात यहाँ तक आपको? बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन हो गई है। तो अब हमारे पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें से एग्जांपल ले लेता हूँ। x² प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की दो वैल्यू निकाली थी, एक तो वैल्यू आई थी -7, दूसरी आई थी 2। तो ये क्या हो गया था भाई, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज आई थी जहाँ पर ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू को -7 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। चलिए मैं पुट करके देखता हूँ -7, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी x² है, ओके, -7 का होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -7 -14 इज इक्वल टू 0।
अब 7 का स्क्वायर के तो -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 ही आएगा, ये हो जाएगा 35 -14। तो देखिए 35 और 14 को अगर आप ऐड करते हैं तो वो 0 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ये 49 में से 49 जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ भैया, अगर मैं ये 7 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0। सिमिलरली मैं 2 भी पुट करके देखता हूँ एक बार, क्या मिलता है मुझे, x² + 5x - 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 मुझे यहाँ पर पुट करना है। देखिए भाई 2 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा 4 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा हो गया 10 -14 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 14 - 14 और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखा कि हमने जो भी x की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ x satisfies the equation, एक सेकंड छोटी सी गलती हुई, वैल्यू ऑफ x satisfies the equation। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है इसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई x की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब दोनों तरफ अगर इक्वल वैल्यूज आ रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रीवियस क्लासेस में भी हम ये चीज़ कवर कर चुके थे, जिसे हमने नाम दिया था जीरोज ऑफ द इक्वेशन, जीरोज ऑफ द इक्वेशन। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालते हैं हम, पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि जीरोस निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे भाई, वैल्यू पुट करके देखेंगे कि किस तरीके से वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इक्वेशन को हमारे। अगर वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जीरोज ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चे कभी भी अगर बात करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, कभी भी बात करेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब हमें क्या बोलेगा, अगर बोलता है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए, तो हमें क्या करना है, रूट्स निकाल के दिखाना है, या कह लीजिए जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ द इक्वेशन। कुछ भी निकालिए, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके दो रूट्स आएंगे या दो जीरोज आएंगे, टू जीरोज, बोथ द जीरोज कैन बी सेम, मतलब जैसे कि 2 और 2 ये दोनों सेम हैं लेकिन ये दो अलग अलग हैं, समझ आ रही है बात। तो दोनों सेम रूट्स हो सकते हैं, इसके लिए कोई चिंता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं यहाँ पर। अगर हमें बोलेगा सॉल्यूशन निकालने तो हमें रूट्स निकालना है, हमें जीरोज निकालना है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फाइंडिंग द जीरोज वाला मेथड तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जीरोज निकालना है तो किस तरीके से ये चीज़ों को हम निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके हम किस तरीके से रूट्स को निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट्स में हम ध्यान दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, +5x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें रूट्स निकालना है या इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे ये चीज़ को। ठीक है, तो बच्चे फैक्टराइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जो ये मिडिल वाला टर्म है उसे हमें स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म शुड बी स्प्लिटेड, मिडिल टर्म जो है उसे हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है।
अब ये स्प्लिट जो करना है वो किस तरीके से होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट किस तरीके से होगा। देखिए कोई भी हमें दो नंबर ऐसा लेना है जिसका मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन ये नंबर आए और उसका प्रोडक्ट जो है वो ये आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आना चाहिए और उसका प्रोडक्ट जो है वो ये होना चाहिए। तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर हम या कुछ भी हम करते हैं तो 5 आएगा और उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 आएगा। कोई ऐसा दो नंबर बताइए। देखिए बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, कुछ भी मतलब हमें सोच नहीं सकते। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो 3 और 2 हो सकते हैं। 3 2 जा कितना हो गया 6 और 3 + 2 कितना हो गया भैया 5। यस और नो। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर लेकर आना है -6। तो क्या करना पड़ेगा भाई बताइए, हमें क्या करना पड़ेगा। यस, तो आप अगर मुझे इस तरीके से सोच पा रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ये नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या। देखिए यहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि ये -6 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हमें एक और नंबर लेके देखते हैं। देखिए 6 -1 अगर मैं करूँगा इसे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 5 आ जाएगा। +5 आ रहा है, बिल्कुल सही होगी चीज़। और 6 × -1 अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा भैया -6। समझ आ रही है बात, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है और ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है वहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो एक नंबर हो गया हमारा +6 और दूसरा नंबर हो गया हमारा -1। तो हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे x² + 6x -1x -6 विल बी इक्वल टू 0। समझ आई बात। 6 × -1 जो है वो -6 आ गया है और 6 - 1 जो है वो +5 में आंसर हमारा मिल गया है। देखेंगे तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर इसको हम 6 - 1x करेंगे तो 5x आएगा और ये इक्वेशन वैसा का वैसा बन सकता है। ठीक है, अब हम इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे क्योंकि x ही दिख रहा है जो कॉमन है, x + 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे भाई, माइनस अगर कॉमन निकाल दूंगा -1 कॉमन निकालता हूँ तो x + 6 यहाँ पर ही बचेगा, ये 0 हो गया। अब देखिए x + 6 ये दोनों से कॉमन निकल सकता है और दूसरा क्या होगा x - 1 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों टर्म ही 0 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। x + 6 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई भाई -6 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई 1। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करेंगे देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 0। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हमने निकाला रूट्स। ये x की दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो ये निकल गया हमारा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ आई बात, या इसे कह लीजिए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कंटिन्यू करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।